8 क्वेश्चन हो गया है पॉलिटी में, 8 क्वेश्चन हो गया है। 9वां क्वेश्चन आज देखेंगे बिहार बोर्ड का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आज 9वां प्रश्न है, 8 हो गया है, आज 9वां क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में। आज का क्वेश्चन है, देखो, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इसके संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करना है। ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल होंगे, अनुच्छेद होंगे, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है हमेशा, और लघु उत्तरीय में पूछेगा कि कितने मौलिक अधिकार है, उसका नाम लिख देना है। लघु उत्तरीय में सिर्फ नाम लिख देना है, और ऑब्जेक्टिव में इसे अनुच्छेद पूछता है, और दीर्घ उत्तरीय में ये सारे बातों को वर्णन करना होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं और इस अनुच्छेद के को याद रखना है, क्योंकि ये अगर कोई आगे चल कर के जनरल कंपटीशन का तैयारी करेगा, कोई एग्जाम का, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा अनुच्छेद। तो देखो, मौलिक अधिकार पहले किसको है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार यानी वैसा अधिकार जिसके बिना नागरिक जीवन सही से नहीं जी पाता है। ठीक है, इस अधिकार के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन सही से नहीं जी पाएगा। ये अधिकार मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसके बिना कोई भी मनुष्य सही से जिंदगी नहीं जी पाएगा, उसको बहुत सारा समस्या होगा। इसलिए जीवन के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। तो चलो देखते हैं उत्तर इसका। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान की गई वैसा अधिकार जो प्रत्येक नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए एवं स्वतंत्र जीवन यापन करने का अधिकार देता है। देखो, इसमें क्या क्या है कि मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, और यह अधिकार वैसा अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब हुआ? सर्वांगीण विकास का मतलब व्यक्ति को जीवन पर्यंत यानी जीने के लिए जो भी उसको विकास की आवश्यकता है, उसमें शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी विकास इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास के लिए एवं स्वतंत्र जीवन यापन। स्वतंत्र जीवन यापन का मतलब हम जो जीने का, जो किसी नागरिक को जीने का जो कंडीशन होता है, वह किसी के बस में न होकर अपना आज़ादी से अपने खुद स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करें, वो सभी जो अधिकार है ना, जो भी अधिकार है वह किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अब देखो आगे है, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित करता है। यह अधिकार जो है मनुष्य में समानता लाता है, सम्मान का भावना उत्पन्न करता है, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को भी ये क्या करता है? प्रेरित करता है, इसमें समाहित है। यानी राष्ट्र के लिए भी ये बहुत जरूरी है। व्यक्ति के लिए तो जरूरत है ये है, और ये किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के साथ साथ उस राष्ट्र के विकास के लिए भी जरूरी है। मौलिक अधिकार आगे है, मौलिक अधिकार राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध के खिलाफ या विरुद्ध नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा की गारंटी देती है। अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है 6, है ना, अगर उस 6 मौलिक अधिकार में से किसी भी एक अधिकार को किसी कानून के द्वारा या राष्ट्र या राज्य के द्वारा अगर उसका हनन किया जाता है, यानी हमारे मौलिक अधिकार को रोका जाता है, नहीं दिया जाता है, हनन किया जाता है
या ऐसा कुछ भी जिससे हमारा मौलिक अधिकार की सुरक्षा पर आँच आए, तो उस स्थिति में ये जो है नागरिकों को आज़ादी की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी देती है। अधिकार गारंटी इसलिए देती है क्योंकि ये संविधान हमें दिया है। कौन दिया है? संविधान दिया है, कोई दूसरा संस्था या व्यक्ति नहीं दिया, हमें कौन दिया है? भारत का संविधान दिया है। और संविधान दिया इसलिए हम ये अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है, वह सरकार ही क्यों न हो। ठीक है, चलो आगे है संविधान में नागरिकों के लिए, हाँ, ये जो कठोर नियम की बात है, जैसे आपातकाल की चर्चा किए थे पिछला वीडियो अथी में क्लास में, तो आपातकाल में इसमें एक नियम है जिसको निलंबित नहीं किया जाता है, मौलिक अधिकार को बताए थे। यानी एक मौलिक अधिकार है इसमें जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता है, और सबको कर दिया जाता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन एक है अनुच्छेद, कौन है? 21 है ना, जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। चलो, संविधान में नागरिकों के लिए कुल कितना मौलिक अधिकारों की प्रावधान किया गया है? 6। पहले कितना था? 7 था। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार। कौन था? इसको भी समझ लेना है, संपत्ति का अधिकार। ये अनुच्छेद 31 में था। किस में था? अनुच्छेद 31 में इसका प्रावधान था। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, बोलो तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसमें इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब इसको जो है, अब अनुच्छेद 31 के जगह अनुच्छेद 300A कहो चाहे क कहो, उसमें जोड़ दिया गया है संविधान के संशोधन के द्वारा। और इसमें अब उसको मौलिक अधिकार के जगह कौन सा अधिकार दिया है? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। विधिक या कानूनी अधिकार अब दिया गया है। कौन, किसको? संपत्ति के अधिकार को। हटाना क्यों जरूरी समझा गया या क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि जब ये मौलिक अधिकार में था तो सबको ये अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया संपत्ति कमाना, है ना, धन अर्जित करना, उसका मौलिक अधिकार हो गया। तो इस अधिकार का हनन होने लगा कि अगर कोई गलत तरीके से कमाता है तो वो कहेगा ये मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमको धन अर्जित करना। ठीक है, तो इसीलिए उसका दुरुपयोग होने लगा था। तो इसको हटा करके अब कानूनी अधिकार में शामिल किया गया है कि आप कमाते हैं, ठीक है, लेकिन कानून के अंतर्गत कमाइए। अगर आप गलत ढंग से कमाइएगा तो आप दंड के भागी होंगे। अब पहले मौलिक अधिकार था तो उसमें क्या था कि मेरा तो मौलिक अधिकार है, हमको संविधान अधिकार दिया है कि हम कमाए। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया गया? मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी या विधिक अधिकार में शामिल किया गया। अनुच्छेद किस में? 300 क में, या कहीं होगा 300A, ए हो या क हो। ठीक है, कब हटाया गया? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन में। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है ना। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 76 में। चलो, तो अब कुल मिलाकर के कितना है मौलिक अधिकार? 6 है, जिसमें देखो पहला जो अधिकार है मौलिक अधिकार समता का अधिकार है। समता या समानता, इसका एक और नाम क्या है? समता या समानता दोनों एक ही चीज है। समता या समानता दोनों का अर्थ एक ही होता है। देखो, इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। में विभिन्न प्रकार के समानता की बात की गई है। जो 14 से लेकर कहाँ तक इसका उल्लेख है? 18 तक। अब सभी को देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में
यानी 14 से 18 तक में समानता के अधिकार का उल्लेख है जो निम्नलिखित है। पहला देखो, पहला क्या है? पहला है अनुच्छेद 14। देखो इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता का अधिकार है, अर्थात कानून के नजर में या कानून के समक्ष या नजर में सभी नागरिक समान है। यानी जो कानून है, हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो विधि व्यवस्था है, जो कानून है, नियम है, वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू होती है। वहाँ कानून के नज़र में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी पद पर हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, जाति के हो, लिंग हो, भाषा के हो, क्षेत्र के हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको अनुच्छेद 14 के तहत समान क्या दिया गया है? समान अधिकार दिया गया है, यानी समता का अधिकार। यानी इसमें कानून के समक्ष सब बराबर है। अगर चोरी करने के लिए जो सजा का प्रावधान है, जो गरीब को मिलेगा वही एक अमीर को भी मिलेगा, है ना? ये सभी पर समान रूप से लागू होती है। इसलिए इसको ये क्या है? कानून के नज़र में सभी एक समान है, उसके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में देखो क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक के साथ, ठीक है, धर्म, मूल वंश, लिंग, ये सब बात ध्यान रखना है। 15 में क्या कहा गया है, 14 में क्या कहा गया है। देखो क्या क्या है? धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है? इसमें तुम लोग मूल वंश समझा है? मूल वंश है ना? मूल वंश यानी किस वंश से है, हमारा मूल किस वंश से है, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जन्म स्थान के आधार पर, अगर मान लो बिहार में हम लोग है और कोई बंगाली या गुजराती मराठी आएगा, फिर भी उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। उसको भी उतना ही यहाँ पे अधिकार है कानून के नज़र में जितना उसके राष्ट्र में है, उसके राज्य में है। यानी जन्म स्थान मतलब यहाँ क्षेत्रवाद की बात कही गई है। आप भारत के नागरिक किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर उसको ये नहीं कह सकते रे तोहर घर तो यूपी में है, तुमको यहाँ ये अधिकार नहीं मिलेगा बिहार में। यानी जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है। हम भी कहीं जाएंगे बिहारी तो वहां भी हमको ये अधिकार मिलेगा, ठीक है? चलो आगे देखो अनुच्छेद 16। ये देखो ये अनुच्छेद 16 देखो, यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में समान अवसर का अधिकार देता है। यहाँ देखो लोक नियोजन, इसका क्या मतलब हुआ? लोक नियोजन का अर्थ है कोई भी रोजी रोजगार या व्यवसाय या नौकरी पेशा, वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें सबको समान रूप से अवसर देना है, ठीक है? सभी नागरिकों को, ना उसे लिंग के आधार पर भेदभाव करना है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, है ना? न किसी भी मतलब किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबको नौकरी करने का अधिकार है, रोजगार, व्यवसाय आदि जो भी आजीविका का साधन है वो करने का अधिकार है, और सबको समान रूप से अवसर प्रदान किया जाता है, ठीक है? तो लोक नियोजन में यानी नौकरी पेशा में के लिए सबको समान रूप से क्या किया जाता है? अवसर दिया जाता है। यानी सबको अवसर देना है, भले ही परीक्षा में हो तो सबको परीक्षा में शामिल होना है।
जो पास करेगा वो जॉब लेगा, जो पास नहीं होगा, जो इंटरव्यू में फेल होगा या रिटेन में फेल होगा, उसको जॉब नहीं होगा। आपको मौका मिल रहा है, आप अपना प्रतिभा से आप उसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी आपको मौका मिलेगा, एक समान रूप से अवसर मिलेगा, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। अब आपके अंदर क्षमता है कि नहीं उस पोस्ट को लेने की, आपके ऊपर है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के अंत का अधिकार देता है तथा छुआछूत और उसका आचरण को भी निषिद्ध करता है। निषिद्ध मतलब रोकता है। छुआछूत का क्या अर्थ हुआ, अस्पृश्यता का अर्थ हुआ छुआछूत, और छुआछूत का मतलब छुआछूत का मतलब होता है किसी कोई आदमी ये अछूत है, ये है, वो है ना, बहुत छोटी जाति का है, अछूत है, तो वो भावना नहीं होना चाहिए। यानी छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत का अधिकार देता है। यानी आप किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत का आचरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छुआछूत का अंत है मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम मेरे बगल में मत बैठो, तुम अछूत है। ठीक है, ये कानूनी रूप से क्या है, दंडनीय अपराध है। और ये भी नहीं कह सकते कि अछूत है हम उठ के जा रहे हैं, ये आचरण हुआ। ये क्या हुआ, अपने आप को उससे दूर रखना, ये आचरण सिद्ध करता है। और उस व्यक्ति को जिसको अछूत मानते उसको हटा देना, वहां से भगा देना मार पीट के, ये छुआछूत हुआ। और आचरण क्या हुआ, हम उससे अलग दूर रहे, ये आचरण हुआ। तो दोनों पर क्या है, निषिद्ध है, यानी इस पे रोक लगाती है। अनुच्छेद कौन रोक लगाता है, अनुच्छेद 17। चलो आगे है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 है, इसमें देखो ध्यान दो, ध्यान से समझो। यह अनुच्छेद सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर सभी प्रकार के उपाधियों का अंत करता है ना। यानी देखा होगा जो उपाधि जो है, जब कोई डॉक्टर बनता है पढ़ करके, विद्या अर्जित करके, तो उसके आगे डॉक्टर लिखाता है ना। कोई प्रोफेसर बनता है तो प्रोफेसर भी डॉक्टरेट का उपाधि लेता है। चाहे कोई भी व्यक्ति पीएचडी करता है तो उसको उपाधि दिया जाता है, किस चीज का, डॉक्टर का। तो सेना में भी देखा होगा कोई कर्नल का उपाधि दिया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया जाता है, जनरल का उपाधि दिया जाता है। तो ये सेना और विद्या संबंधी जो उपाधि है उसको छोड़ करके जितना भी उपाधि है, टाइटल है ना, पोस्ट का जो टाइटल छोड़ करके व्यक्तिगत जो उपाधि है उसको धारण नहीं करना है, उसका अंत किया गया है। ठीक है, अगर तुमको डॉक्टर लगाना है, उपाधि धारण करना है, तो तुमको या तो पीएचडी करना होगा या एमबीबीएस करना होगा या एमडी करना होगा। यानी या अगर तुमको सेना वाला चाहिए तो आपको सेना में उच्च पोस्ट पर जाना होगा जिसमें उपाधि का व्यवस्था है, कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट। ठीक है, बाकी सबको देखा है, मंत्री के देखा है लिखते हुए, नेता सबको देखा है। जब तक वो मंत्री पद पर रहता है तब तक लिखा जाता है ये मंत्री है, हटने के बाद उपाधि हटा दे, पूर्व लिखाता है कि पूर्व में थे अब नहीं है। ठीक है, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए, ऐसा। ठीक है, तो ये उपाधि का अंत किया जाता है। इससे क्या हुआ था, इससे में भेदभाव, इससे पनपने का क्या है, चांस होता है। उसको उपाधि मिला, इसमें सम्मान का, ऊंच नीच का इसमें भाव आता है। दूसरा है, और देखो इसी के अंतर्गत जो है अब जो पीला बत्ती लाल बत्ती का सिस्टम खत्म हो गया है। देखा है, पहले जो अफसर लोग को पीला बत्ती मिलता था गाड़ी पर, मंत्री को लाल बत्ती, अब सिर्फ दो ही को मिला है, एक एम्बुलेंस को और एक पुलिस को, बस। उस सब का अंत हो गया। वो भी एक उपाधि था, क्या था, जो पीला और लाल बत्ती था
वो भी उपाधि ही था, जिसको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब बत्ती पर कोई नहीं घूमता है, न मंत्री, न पदाधिकारी, न विधायक। सब अब को अगर कोई ऐसा बत्ती लगाता है जो नाचता नहीं है, तो वो किसके खिलाफ होगा? ठीक है, अब किसको लगाना है बत्ती? लाल बत्ती, या लाल बत्ती तो अब लगाना ही नहीं है अब। हाँ, उस सेना में है, सेना में है। ठीक है, और जनरली कहाँ है? एम्बुलेंस को अधिकार है और पुलिस गश्ती को अधिकार है। अब देखो दूसरा, पहला हो गया, पहला क्या था? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान है। यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 है, देखो 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण, अभिव्यक्ति, विचार, सभा, संघ बनाने एवं निवास तथा वृत्ति का अधिकार प्रदान करता है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसमें कि देखो भाषण, यानी हम अपना भाषण दे सकते हैं, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से भाषण का आयोजन हम कर सकते हैं। अभिव्यक्ति में मेरा जो विचार है उसको हम रख सकते हैं, वो हमको कोई रोक नहीं सकता है। अभिव्यक्ति और विचार। सभा, यानी आपस में हम मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सब होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, इलीगल यानी गैर कानूनी नहीं हो। ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से। संघ बनाने, यानी हम अपना संघ बना सकते हैं, किसी भी कोई भी संघ जो कानून के विरुद्ध न हो। एवं निवास मतलब हम भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में हम बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तथा वृत्ति का मतलब होता है आदत। क्या होता है? आदत। हम अपना आदत को हम रख सकते हैं। हमको ये नहीं कह सकता है कोई, रे तुम बहुत हंसता है, तुम्हारा आदत बड़ा खराब है। तो मेरा आदत है, मेरा वृत्ति है हंसना। कोई कहता तू बहुत चुप रहता है, रे आदत नहीं है ठीक तुम्हारा, नहीं, हमारा स्वभाव है, अब तुम रोक नहीं सकता है ना। हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, वो हम चाहेंगे तब होगा, तू चाहेगा तब थोड़ी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? वृत्ति यानी स्वभाव, आचरण जो है सो। ठीक है, इसी में है एक अनुच्छेद 19 का क है। अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। प्रेस मतलब मीडिया, है ना। मीडिया को किसके अंतर्गत है स्वतंत्रता मिला हुआ है? 19 क में इसको जोड़ा गया है, ताकि मीडिया भी स्वतंत्र रूप से अपना क्या कर सके? प्रेस का कार्य कर सके, सूचना सही पहुंचा सके नागरिकों तक, सरकार के कमी और उसके उपलब्धियों को बता सके, और सरकार को नागरिकों की समस्या को सरकार तक रख सके। ये किसका कार्य है? प्रेस का। तो उसको स्वतंत्रता है, किसी से भी वह क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी पद पर कोई हो उससे संबंधित कार्यों की जानकारी ले सकता है और उसको नागरिकों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20, यह देखो यहाँ अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यानी अगर हमको बिना दोष के अपराध ही घोषित किया गया है, हमको फंसा दिया गया है मान लो, जो हम जुर्म नहीं किए हैं, तो उसके विरुद्ध हमें कोर्ट जाने का अधिकार है, अपना वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, और एक ही सजा के लिए एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। ठीक है, वैसे सजा जो हम अपराधी नहीं किए हम, तो हमको उसका सजा नहीं मिल सकता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा हमको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये कौन अधिकार देता है? अनुच्छेद 20। चलो अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21, तो ये जो है बहुत बड़ा ये मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त, जिसे किसमें नहीं, आपातकाल में भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार का हृदय कहा गया है। ठीक है,
क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार का हृदय कहा जाता है। यह अधिकार विदेशी को भी समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, पूछता है, ये कई बार पूछा है कि कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी समान रूप से अधिकार प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21। कई बार पूछा है जनरल कंपटीशन में, बहुत बार। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 जो है भारत के नागरिक के साथ साथ यह विदेशी नागरिक को भी समान रूप से अधिकार प्राप्त है। यानी अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में आता है तो उसको अनुच्छेद 21 के तहत उसे यह मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाता है। ठीक है, अब है अनुच्छेद 21 का। इसको बाद में जोड़ा गया था जब 1986 में जब शिक्षा का अधिकार आया था। ठीक है, और उसको संवैधानिक अधिकार 2009 में हुआ और 10 में इसको लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार कानून। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, यानी भारत की बात है, भारत के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन में है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की बात कही गई है। इसमें सरकार का कर्तव्य है मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को इस शिक्षा ग्रहण में सहयोग करना, दाखिला दिलाना, समय पर स्कूल भेजना। और बच्चा का अधिकार है, वहाँ सरकार और माता पिता का कर्तव्य है और बच्चा का अधिकार है कि हम मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हमको ग्रहण करना है। किस उम्र तक? 14 वर्ष तक। यानी प्रारंभिक शिक्षा यानी पहला से लेकर के 8वां तक शिक्षा जो है सभी बच्चों का अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसे कोई नहीं रोक सकता है। और मौलिक अधिकार होने के ही कारण सरकार को मजबूरी है कि शिक्षा पर इतना खर्च कर रही है। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होता तो शिक्षा पर इतना खर्च नहीं करता सरकार, शिक्षा को इतना बढ़ावा नहीं देती। समझ गया? तो सरकारी स्कूल जो भी प्राइमरी है 8वां तक, उसमें एक भी पैसा फी नहीं लिया जाता है। 9वां से कुछ फी है फॉर्म भरने का जो भी है, उसका सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसका लाभ मिलता है। तो यह अधिकार अनुच्छेद 21 में है, 21 के क में है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मुहैया कराती है। तीसरा 2 हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। देखो इसमें शोषण जो है, देखो इसमें 23 के अंतर्गत मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का अधिकार है। मानव तस्करी समझ रहा है? मानव के साथ तस्करी यानी मानव को एज ए वस्तु इधर से उधर मतलब खरीद बिक्री करना गलत नियत गलत तरीके से, है ना, तो मानव तस्करी है। उसके अंगों का व्यापार बिजनेस करना, है ना, वो भी मानव तस्करी में आता है। उसके बाद अनुच्छेद जबरन श्रम। जबरन श्रम यानी उस जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते, है ना। अगर उसकी इच्छा है तो काम करेगा, उसकी इच्छा है तो उस काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं जबरन श्रम का शब्द है बलात् श्रम। क्या है? बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती कराने वाला काम। श्रम मतलब काम, यानी किसी लेबर या किसी भी व्यक्ति से, श्रमिक से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ये उसको अधिकार है। ठीक है, उसका मर्जी वो करेगा कि नहीं करेगा। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के आयु के जो भी बच्चा है भारत में, उसे कारखानों एवं जोखिम वाले कामों में नियोजन पर रोक का अधिकार देता है। यानी अगर 14 वर्ष से कम का बच्चा है तो उसको कारखाना में काम नहीं देना है। जो अगर कारखाना मालिक देता है, काम कराता है, तो उसको जेल हो जाएगा। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उसको जेल होगा, उस पर सजा यानी दंड मिलेगा। और कारखाना से लेकर के कोई भी ऐसा कार्य जो जोखिम भरा हो, जो उसके जीवन को क्षति पहुंचा सकता हो, वैसे कार्यों में 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को नहीं रखना है। यह कानूनी रूप से क्या है? अपराध है, और इसके लिए उसे सजा का प्रावधान भी किया गया है।
चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 25 में क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी भारत के नागरिक चाहे किसी भी धर्म के हो, और उसको बाद में मन है धर्म परिवर्तन करने का, या हम धर्म परिवर्तन किए बिना अगर हम किसी धर्म के आचरण को मानते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं या प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये हमें अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म के लिए प्रचार कर सकते हैं, और उस धर्म से संबंधित जो जुड़ा हुआ आचरण है उसे हम स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं? प्रदान किया गया है, एवं मेरा मौलिक अधिकार है। चलो आगे देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है, यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अगर किसी भी धार्मिक कार्य हो गया, जो भी धार्मिक कार्य जो भी होता है किसी भी धर्म का से संबंधित हो, तो उसको धार्मिक कार्य के प्रबंधन या उससे जुड़े जो भी कार्य हो जो धर्म से संबंधित हो अपना, उसकी स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। कोई भी किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित धार्मिक प्रबंधन की व्यवस्था या कार्य कर सकता है। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 है, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, यानी हम किसी और धर्म के हैं और किसी दूसरे धर्म के या मेरे ही धर्म के, ठीक है, अगर जबरन हमसे टैक्स की वसूली करता है, यानी हमसे चंदा टैक्स मांगता है, तो मेरा मर्जी है हम दे या नहीं दे, ये हम पर कोई दबाव नहीं दे सकता है। ठीक है, हम अपने ही धर्म के लिए चंदा में हमको मन होगा तो देंगे, ना मन होगा तो नहीं देंगे, ये हम पर कोई दबाव नहीं दे सकता है। ये हमें यह आज़ादी कौन देता है? अनुच्छेद 27। यह मौलिक अधिकार है, ये हमें अनुच्छेद 27 के अंतर्गत हमें अधिकार दिया गया है। अब अगला है अनुच्छेद 28। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पूजा का मतलब किसी भी धर्म का पूजा हो, ठीक है, जैसे हिंदू में पूजा बोलते हैं, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, जो भी है, जो भी नाम है, यानी धार्मिक शिक्षा है ना, धर्म से संबंधित जो शिक्षा हो वो ग्रहण करने का अधिकार है, और पूजा आदि जो भी धार्मिक पूजा है उसमें उपस्थित होने का भी अधिकार है, उसमें भी हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 28 में। अब पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखो इसमें क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें है। इस मौलिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। किसमें? 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं के स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार देता है। ठीक है, जो भी भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, उसको क्या किया गया है कि उसको अपनी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है, अपना लिपि समझता है कि नहीं? अरबी, फारसी, देवनागरी है ना, ये सब जो होता है लिपि है, लिखने का जो तरीका है, मेथड, वो लिपि कहलाता है। और संस्कृति यानी उस कल्चर है ना, धार्मिक कल्चर यानी संस्कृति अपनाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं के स्थापना यानी अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान स्थापना कर सकता है, और उसका प्रशासन भी खुद कर सकता है, यानी उसका रख रखाव, उसका मैनेजमेंट, प्रशासन, देख रेख, सारा व्यवस्था खुद कर सकता है। ना कि संस्था खोले हैं तो सरकार के अधीन चला जाएगा, वैसा नहीं है। हाँ, कोई भी प्रशासनिक काम करेंगे, संस्था खोलेंगे, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह इलीगल नहीं हो, यानी
गैर कानूनी नहीं हो। चलो अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो 30 के बाद एक के बार आ गया 32, 31 को हटा दिया गया है। क्या था अभी बताए हैं, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अब देखो ये जो छठा जो हमारा है, यह अनुच्छेद नागरिकों के, अब इसमें सोचा गया कि जो मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा, तो वो आदमी कहाँ जाएगा? तो इसकी व्यवस्था कहाँ दिया गया है? 32 में। और ये भी मौलिक अधिकार में ही शामिल किया गया है कि ये भी आपका मौलिक अधिकार है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आपको किसी भी मौलिक अधिकार को रोका गया है, आपको वंचित किया गया है, आपका हनन हुआ है मौलिक अधिकार को, तो आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में आप जा करके वहां पे शिकायत कर सकते हैं, न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। और इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करती है। वो रिट कितना तरह के? 5 तरह के रिट जारी करती है। और जो संबंधित जो दोषी व्यक्ति, सरकार या संस्था होती है, उसको कटघरे में खड़ा करती है, सवाल जवाब करती है, और जो दंड प्रावधान है उसको दंडित या सजा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? यह अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी एग्जाम हुआ है, बिहार लेवल हो या इंडिया लेवल हो, इसमें कई बार, हमको लगता है 50 बार पूछा होगा कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। अनुच्छेद 32। फिर पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32। कई तरीका से क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कौन बोले हैं? भीमराव अंबेडकर बोले हैं कि ये जो अनुच्छेद 32 है वह क्या है? भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय है। मतलब मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति को एक और मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, कि वो जाकर के न्यायालय का गुहार लगाए और तब वहाँ पे कोर्ट जो है क्या करेगा? दोषी व्यक्ति को दंडित करेगा और संबंधित व्यक्ति को मौलिक अधिकार बहाल करेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करती है। ठीक है, 5 प्रकार का रीट जारी करता है, वो अलग से पढ़ना है कौन कौन सा रीट है और किस परिस्थिति में जारी करता है। तो ये हो गया हमारा आज का जो क्वेश्चन था। क्या नंबर था? 9 नंबर, 10 नंबर? 9 नंबर। इसको सब जा करके बढ़िया से लिखना, और जो भी ऑनलाइन वाला से देख रहा है यूट्यूब पर, वो सब इसको पहले बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात को समझाए हैं, है ना। लिख लेना आसान है, लेकिन इसको बिना स्किप किए हुए इसको देखना है, समझना है, ताकि जो एक्स्ट्रा बात बताए हैं वो याद रहे और ऑब्जेक्टिव में बहुत सहायता करेगा। तो एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं, सब जा करके बढ़िया से लिख लेना। लास्ट में वीडियो पॉज कर करके लिख लेना है। आप वीडियो को देखना है जरूर, और इसको एक बार नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार देखो। ये हमेशा जीवन भर के लिए है, ये सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जानेगा तब ना अपना अधिकार समझेगा। ये अधिकार जानना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इसको पूरा समझो कि इसको पी जाना है घोर के, क्योंकि जीवन भर रहेगा। ठीक है, तो फिर अगला क्लास में मिलते हैं, अगला वीडियो में। 10वां होगा कि 11वां होगा? 10 और 11 होगा। अगला क्वेश्चन लेके आते। ठीक है।